कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। मुझे जब भी आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत होती है, आप लोगों ने भरपूर दिया। कल के पार्ट पर इतना सारा कमेंट किया कि मेरा मन खुश हो गया और कहानी को आगे बढ़ाने का हौसला भी आ गया। आप लोगों से एक और साथ की उम्मीद करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कहानी बहुत प्यारी और अच्छी है, लेकिन कहानी पर उस तरह के व्यूज नहीं आ रहे हैं। मैं डेली दोपहर 12 बजे तक कहानी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। आप लोग तुरंत कहानी को देखकर उस पर कमेंट करिएगा और कहानी को पूरा सुनिएगा। जब ऑडियंस इंटेंशन बढ़ जाएगा तो हो सकता है व्यूज थोड़े बढ़ जाए। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अति नीचे आ तो गई थी, लेकिन उसे किचन का कोई अंदाज़ा नहीं था। उसने हाल में खड़े होकर नज़र दौड़ाई तो उसे एक कमरे से कुछ कुछ बर्तनों की आवाज़ आई और वो उस तरफ चली गई। पीछे सीढ़ियों पर खड़ा जश्न एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, चलो, मुझे समझे ना समझे, बाकी तो सब समझती है। अति को किचन में देखकर वहाँ खड़े सब नौकर एकदम से सहम गए। अब तक तो सबको पता चल चुका था कि अब वो कौन है। 2 लेडीज स्टाफ उसके पास भाग कर आईं और बोली, मैडम, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम आपके रूम में पहुंचा देंगे। उस खड़ूस घन चक्कर के नौकर भी उसकी तरह ही हैं। हर काम बस इन्हें कमरे में ही करना है। इनके लिए तो ज़िंदगी बेडरूम से शुरू और बाथरूम पर ख़त्म। पागल ही कर दिए तो अच्छे खासे इंसान को। वो मन ही मन बड़बड़ाई, मैं जो कहूँगी आप कमरे में भिजवा देंगे? अति ने सवाल किया तो उन्होंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। एक गैस चूल्हा, 1 सिलेंडर, 1 किलो बेसन, आधा किलो शक्कर। और वो आगे बोल ही रही थी कि उन लड़कियों के मुंह खुले देखकर चुप हो गई। अब अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो क्या मैं इस किचन में अपनी मर्जी से कुछ बना लूँ? उसने कहा तो वो लड़कियां बस उसे देखती रह गईं। रमा आंटी, जो काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रही थी, वो आगे आई और अति के सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो और मासूम भी। बस अपनी इस मासूमियत को हमेशा यूं ही बरकरार रखना। एवरीबॉडी गेट आउट। जश्न की आवाज़ वहाँ गूंजी तो सब एकदम से पुतलों की तरह वहाँ खड़े हो गए और अगले ही पल एक एक कर किचन से बाहर निकल गए। लेकिन रमा आंटी वहीं खड़ी रही। आज मेरी बीबी की पहली रसोई है तो मैं चाहता हूँ कि वो बिना किसी हेल्प के कुछ मीठा बनाए। इसलिए रमा आंटी, आज आपको भी किचन से बाहर जाना होगा। पर मैं सब सामान ढूंढूंगी कैसे? अति एकदम से बोली। वैसे ही जैसे किचन ढूंढ लिया, जश्न ने भी तपाक से जवाब दिया। उनकी ये नोकझोंक देखकर रमा आंटी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए ही बाहर चली गईं। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कहते हुए जश्न बिल्कुल अति के करीब हो गया। अति पहले ही स्लैब के पास खड़ी थी तो वो एकदम से पीछे से स्लैब से लग गई और उसके हाथ उस स्लैब पर कस गए। उसने गुस्से से जश्न की तरफ देखा और बोली, शुक्रिया, पर मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर जश्न कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही अति बोली, मेरा घर, मेरी रसोई, मेरी मर्जी वाला डायलॉग बोलना है तो वो मुझे पहले ही पता है, कुछ नया बोलिए इस बार। उसकी बात सुनकर जश्न एकदम से हंस पड़ा तो अति उसकी उस हंसी में ही खो गई। आज पहली बार उसने जश्न को हंसते हुए देखा था। बाई गॉड, जान तो वो हल्की सी मुस्कुराहट में भी ले लेता है, लेकिन इस तरह से खिलखिलाकर हंसना तो सरेआम कत्लेआम था। यूं ही मुझे देखती रहोगी या कुछ बनाओगी भी? उसकी नज़रें खुद पर पाकर जश्न एकदम से हंसते हंसते रुक गया तो अति भी एकदम से झेप गई और पलट गई। वो हाथ जो जश्न ने अब तक स्लैब पर रखे हुए थे अब तो अति के पेट पर लिपट गए। अति एकदम से सिहर उठी। एक सांस ऊपर तो दूसरी सांस नीचे ही रह गई। बड़े अच्छे से पहचानने लगी हो मुझे तुम, लेकिन शायद इतना अच्छा भी नहीं, क्योंकि मैं जो बोलने वाला था वो था, बीबी मेरी, रसोई मेरी, और रसोई में जो बंद ना हो वो प्यार भी मेरा। उसकी बातें सुनकर अति के गाल बिल्कुल लाल टमाटर जैसे हो गए थे। कैसे एहसास थे ये? उसकी बातें सुनकर उसे ऐसा लगता था जैसे दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसे मिल गई हो। चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ जाती और दिल में अलग ही घुघरू बजने लगते।
जितना मर्जी इनकार कर ले वो अपनी और जश्न की शादी से, लेकिन जब जब जश्न उसे अपनी बीवी कहता तो उसके दिल में गुदगुदी सी मचने लगती और मन करता कि कह दे वो भी। हाँ, मानती है वो इस शादी को, लेकिन फिर जश्न का खड़ूसपना और उसका गुस्सा उसके सामने आ जाता और फिर तो उसका मन करता था कि बस यहाँ से चली जाए। कैसे वो इतना जालिम और अत्याचारी हो सकता है? काश उसकी प्यार वाली साइड हमेशा के लिए होती और सबके लिए होती तो कितना अच्छा होता। वैसे बनाने क्या वाली हो तुम? जब जश्न ने कहा तो अति एकदम से अपनी जगह से हिल गई। क्या क्या सोच रही थी वो? पर जो भी सोच रही थी, सोचते वक्त उसके चेहरे पर हल्की हल्की गुलाबी रंगत छा रही थी। लेकिन जल्द ही वो अपने एटीट्यूड में आई और बोली, आप जाइए बाहर, जब बन जाएगा तब पता चल जाएगा। जश्न ने उसके गाल के साथ अपना गाल रगड़ना शुरू कर दिया और बोला, ख्यालों में मेरे साथ खोई हुई थी तो मुस्कुरा रही थी और मुझे हकीकत में महसूस किया तो एटीट्यूड दिखा रही हो। उसकी बात सुनती मुस्कुराई, लेकिन फिर एकदम से उसकी तरफ पलट गई। लेकिन उसके इस तरह पलटने से जश्न भी जल्दी से उससे दूर हो गया, क्योंकि उसके हाथ में तेज धार चाकू पकड़ा हुआ था। जान लेने का इरादा है क्या? जान लेने पर तो आप तुले हैं। खाना भी खाना है, लेकिन बनाने भी नहीं देना। जब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं, मैं कोई काम कैसे करूँगी? अपनी बाहों में तो घेर कर खड़े हैं मुझे, ना इधर जाने देते हैं ना उधर जाने देते हैं, वो चिढ़ते हुए बोले। जश्न फिर से उसके करीब होने लगा तो अति ने अपना चाकू वाला हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर से उसके आसपास अपने हाथ रखकर खड़ा हो गया और बोला, मैं तो ऐसे ही करूँगा। खाना तुम्हें बनाना है तो ये तुम देखो तुम कैसे बनाओगे। अब मुझे कुछ नहीं बनाना, मैं रूम में जा रही हूँ। इससे बढ़िया तो बात और कोई हो ही नहीं सकती। चलो दोनों साथ चलते हैं। जश्न ने जैसे ही कहा, अति ने अपना सिर उसके सीने पर मारा और बोली, कैसे इंसान हैं आप? अपनी मर्जी करते हैं, बस दूसरे की तो सुनते ही नहीं। तुम सुनाने वाली तो बनो, पूरी उम्र सुनने को तैयार हूँ। जश्न ने कहा तो अति गुस्से से भी मुस्कुरा उठी। उसकी बात सुन अति ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और धीरे धीरे उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ ले गई और उंगली दिखाते हुए उससे बोली, ठीक है, अब सुनेंगे आप मेरी बात तो सुनिए। जब तक मैं अपना काम खत्म ना कर लूँ आप यहाँ से हिलिएगा भी मत और ना ही कुछ बोलिएगा। जश्न ने कुछ नहीं कहा, बस अपने होठ ओके में लिप सिंक करते हुए हिलाए और फिर अपने होठों के आगे अपनी उंगलियों को इस तरह चलाया जैसे कोई जिप बंद कर रहा हूँ। अति ने राहत की सांस ली और फिर एक नज़र किचन को देखने लगे। सामने गैस चूल्हे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस न्यू कॉन्सेप्ट की किचन को देखकर अति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पलटकर जश्न से कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही वो समझ गई थी कि अब सच में ये बंदा जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता तब तक नहीं बोलेगा और उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अति ने एक एक करके सारे ड्रॉअर खोले और सामान इकट्ठा करने लगी। इतना भी मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। 10 मिनट के अंदर ही उसने सारा सामान ढूंढ लिया था और अब गैस स्टोव के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसने सबसे पहले गैस चूल्हे को छूकर उन्हें प्रणाम किया तो जश्न ने हैरानी से उसे देखा। उसकी बेअकल अल्हड़ में इतनी अक्ल और समझदारी है, ये जानकर वो हैरान था। थोड़ी ही देर में पूरा किचन खुशबू से भर गई थी। अति एक कढ़ाई में बेसन लड्डू के लिए बेसन तैयार कर रही थी। बेसन पकाने के बाद उसने लड्डू बनाने के लिए सारा सामान एक बड़े से थाल में डाल लिया और जल्दी से उन्हें गोल गोल आकार देने के जैसे ही वो थोड़ा सा बेसन अपने हाथ में रखने लगी। जश्न ने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया। अति एकदम हैरान रह गई और हल्की सी नज़रें उठाकर उसके चेहरे को देखने लगी। जश्न ने अपने दूसरे हाथ से अति की कलाई पकड़ी और उसके हाथ को उस चूरे के ऊपर रख दिया और फिर धीरे धीरे अपने निचले हाथ को गोल गोल हिलाने लगा। अति का हाथ अपने आप ही उसके हाथ के साथ हिलने लगा और वो पहला लड्डू बिल्कुल गोल गोल बन गया। जश्न उन दोनों के हाथों को देख रहा था तो अति सिर्फ जश्न को। एक के बाद एक कई लड्डू अब जश्न ने अति का हाथ अपने हाथों में लेकर बना दिए थे। इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है? अति जश्न को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी। गुस्सा भी बहुत आता है मुझे, जश्न ने कहा तो अति एकदम से चौंक गई। वो जल्दी से जश्न से अलग हुई और अपनी गर्दन के आसपास छूकर देखने लगी कि आखिर वो माइक कहाँ फिट किया है जश्न ने।
अगर चेक ही करना है तो सिर के आसपास करो, क्योंकि तुम तो सिर्फ सोच रही थी। उसके कहने पर अति जल्दी से अपने सिर के आसपास भी हाथ लगाकर देखने लगी और फिर उसकी समझ आने पर गुस्से से उसे देखने लगी। आप जानबूझकर तंग करते हैं ना मुझे, उसने चिढ़कर सवाल किया। मैं तो सिर्फ प्यार करता हूँ, उस प्यार से अगर तुम तंग हो रही हो तो ये तुम्हारी दिक्कत है, जश्न ने कहा और फिर किचन से बाहर आ गया। अति उसे जाते हुए देखती रह गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई। क्या सच में आप इतने अच्छे हैं? क्या सच में हमारी शादी आपके लिए इतनी मायने रखती है? क्या आप सच में मुझसे प्यार करने लगे हैं? और शायद मैं भी। हाँ, थोड़े खड़ूस हैं, लेकिन बदले में इतना प्यार मिलेगा तो वो भी चलेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसी वक्त रमा आंटी अंदर आई और बोली, जश्न बेटे ने मुझे खाना सर्व करवाने के लिए कहा है, आप जाकर हाथ मुंह धोकर आ जाइए, इतनी देर में नाश्ता टेबल पर लग जाएगा। अति अपने कमरे में आई तो जश्न किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, शायद किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से उसकी बात हो रही थी। जी, आप जितनी जल्दी हो सके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए, कल से ही अति कॉलेज जाना शुरू करेगी। जैसे ही जश्न ने कहा, अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जल्दी से उसके पास आई। उसने उसके फ़ोन काटने का भी इंतज़ार नहीं किया और चहकते हुए बोली, सच में आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं? जश्न ने भी बात करते करते अपनी दूसरी बाँह उसकी कमर पर लपेट कर उसे अपने साथ लगा लिया और उसकी गाल से गाल रगड़ने लगा। जो पूछा है उसका जवाब दीजिए ना, क्या बार बार ये गाल पर गाल रगड़ने लगते हैं आप? आपकी मूंछें चुभती हैं मुझे। उसकी बात सुनकर जश्न ने उसे घूर कर देखा। मतलब हल्का हल्का चुभती हैं, अति थोड़ा डर कर बोली। ठीक है, आप बस मेरी बात का ध्यान रखिएगा, जश्न ने फ़ोन पर कहा और फिर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद जश्न अति को यूं ही अपनी बाहों में लपेटे हुए बेड तक लेकर आया और फिर खुद बेड पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अति शर्म से डूब रही थी, जिससे उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। जश्न ने उसके चेहरे को पकड़ा और फिर उसके गाल पर अपने गाल रगड़ते हुए बोला, माना तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन इन मूँछों से भी कोई कम नहीं, ये तो सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे और तुम्हें चुभती रहेंगे। उसकी बात सुन अति मुस्कुराई और उसकी मूँछों को गोल गोल घुमा कर ताव देते हुए बोली, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? झूठ की हमारे बीच कोई जगह ही नहीं है, जश्न ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बहुत कुछ था अनकहा अनसुना, बस आंखों के जरिए वो बातें एक दूसरे को समझा भी रहे थे और समझ भी रहे थे। एक मेड ने आकर दरवाज़ा नॉक किया तो अति अलग होने लगी, लेकिन जश्न ने उसे दूर नहीं होने दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए, जहाँ पर रागिनी, मनीषा और हर्ष तीनों पहले ही अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। अति भी जश्न के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। रमा आंटी ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया। मनीषा और रागिनी दोनों ही अति को बीच बीच में घूर रही थी। अति भी जब जब उनकी नज़रें खुद पर महसूस करती तो जश्न की तरफ देखने लगती, और फिर जब जश्न की प्यार भरी नज़रें खुद पर पाती तो सारी चिंता दूर हो जाती। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद रमा आंटी ने बेसन के लड्डू लाकर टेबल पर रखे और फिर सबकी प्लेट में सर्व किया। आज आपकी बहू ने पहली रसोई की रस्म में ये बेसन के लड्डू बनाए हैं, खाकर बताइए कैसे लगे आपको? जश्न ने कहा तो रागिनी ने झूठा मुस्कुराते हुए वो लड्डू उठाया, लेकिन अंदर से तो उनका मन कर रहा था कि इस लड्डू में जहर भरे और अति को ही खिला दे। मन मार कर ही सही उन्होंने वो पूरा लड्डू खाया और वहाँ से उठने लगी, लेकिन जश्न ने उन्हें रोका और बोला, क्या बात है माँ, लगता है आप इस घर के रीति रिवाज भूल गए। मतलब? रागिनी जी ने हैरानी से पूछा। नेक? अति को पहली रसोई का नेक देना तो आप भूल ही गए, जश्न ने कहा तो रागिनी जी अति की तरफ आई और अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ उतार कर उसे पहनाने लगी, लेकिन जश्न ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, मेरी बीबी इतनी सस्ती और साधारण चीज़ों का शौक़ नहीं रखती माँ। इतना कहकर उसने रमा आंटी को इशारा किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ज्वेलरी बॉक्स लाकर उसके आगे बढ़ा दिया। उस ज्वेलरी बॉक्स को देखकर रागिनी जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मनीषा भी आंखें बड़ी कर उस बॉक्स को देख रही थी। उसे वो लड्डू अपने गले में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। वो ज्वेलरी बॉक्स जश्न की असली माँ स्नेहा जी का था, जो कि उनका खानदानी हार था।
इस हार पर तो उन दोनों की नज़रें कब से थी। रागिनी जी को याद आया कि नियति की पहली रसोई पर रागिनी जी ने खुद जश्न को उसे ये हार देने के लिए कहा था, लेकिन तब जश्न ने ये कहा था कि नियति के लिए महंगी चीज़ें मायने नहीं रखती, उसे सिर्फ सिंपल चीज़ें पसंद है। और अब वो खुद अति को ये हार दे रहा था। अति तो हैरानी से कभी जश्न और कभी रागिनी जी को देख रही थी और कभी उस ज्वेलरी बॉक्स को। उनके खुले हुए मुंह देखकर जश्न मुस्कुराया और बोला, सोच क्या रही हैं माँ, आप ही पहनाइए ना अपनी बहू को। उसके कहने पर रागिनी जी ने बेमन से वो हार अति को पहनाया और फिर अपने कमरे की तरफ चली गईं। मनीषा और हर्ष भी नाश्ता खत्म कर वहाँ से चले गए। जश्न मुस्कुराते हुए उन्हें इस तरह जाते हुए देख रहा था। आपने तो मीठा खाया ही नहीं? उनके जाने के बाद अति ने जश्न से पूछा तो जश्न ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये मीठा तो मैं खा लूँगा, लेकिन इसके बाद मुझे मेरा मीठा चाहिए। अति की सांसें फिर से रुकने लगी। टेंशन मत लो, यहाँ नहीं कमरे में। उसका उड़ा हुआ रंग देखकर जश्न ने कहा और फिर एक लड्डू उठाकर उसे आधे से ज़्यादा एक ही बार में खाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। अति ने पहले उसे देखा और फिर थाल में रखे लड्डुओं को और फिर अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया। जश्न अपने कमरे में आया और अति का इंतज़ार करने लगा। अति अभी भी नीचे ही थी। जश्न के एक्सप्रेशन और उसकी बातें अति को कमरे में आने ही नहीं दे रहे थे। मुझे मेरा मीठा चाहिए कहते हुए जैसे जश्न ने वो बेसन का आधा लड्डू खाया था। कहीं जश्न ने अब उसके साथ कुछ किया तो? वैसे भी कुछ करने से पहले ना तो वो सोचता है और ना ही बताता है, सीधा होश ही उड़ाता है। उसे डर भी लग रहा था और मन में गुदगुदी और चेहरे पर शर्म की लाली भी छा रही थी। बेचैनी से धड़कते दिल के साथ वो अपने कमरे में आई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र आईने के सामने खड़े होकर तैयार होते हुए जश्न पर गई। अब तक तो वो सिंपल टी शर्ट लोअर में था, लेकिन अब उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था, शायद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो अंदर आई और चुपचाप कमरे में सामान समेटने लगी, लेकिन उसकी चोर नज़रें बार बार जश्न पर ही ठहर रही थी। जश्न भी आईने से उसे ही देख रहा था। उसे जश्न से पूछना था कि वो तैयार होकर कहाँ जा रहा है, लेकिन कहीं उसे मीठे वाली बात याद ना आ जाए, इसलिए अति उसके बोलने का पहले इंतज़ार कर रही थी। पर जब काफ़ी देर तक उसने कोई बात नहीं की तो उसने ही शुरुआत की और बोली, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, कपड़े पहन कर देख रहा हूँ, कहीं अलमारी में रखे रखे छोटे तो नहीं हो गए। अति ने उसकी बात सुनकर घूरकर उसे देखा और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, क्या बिगड़ जाता इस बंदे का अगर सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दे देते तो? ऑफिस जा रहे हैं क्या आप? उसने फिर से पूछा। बिना जवाब मिले चैन कहाँ आता था उसे भी। नहीं, सर्कस में जा रहा हूँ, वहाँ के मालिक ने बंदरों को छुट्टी दे दी है, अब उनकी जगह मैं सर्कस दिखाऊंगा। अति को उसका जवाब सुनकर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। वो उसके करीब आई और हाथ बांधते हुए बोली, आप मुझे कभी ढंग से जवाब देंगे भी या नहीं? मैं सवाल करना ही छोड़ दूँ? जिस दिन ढंग से सवाल पूछोगी उस दिन जवाब भी मिलेगा। और ढंग से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? अति ने आंखें हल्की सी बड़ी करते हुए पूछा तो जश्न ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। वो भी एक पतंग की तरह उसके पास खींचती चली आई। अति की नज़रें जश्न के चेहरे पर थी। जश्न ने भी उसे देखते हुए उसके हाथ अपने गले में हार की तरह बांध दिए और फिर बिल्कुल उसके करीब होकर बोला, अब पूछो बेबी डाल, जो पूछना है। अति की धड़कनें एक बार फिर बगावत पर उतर आई थीं। क्या हुआ, अब बोलती क्यों बंद हो गई? जश्न ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। वापस कब आएंगे आप? उसके सवाल पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ गई। अगर तुम कहो तो जाऊं ही ना। जाइए, पर जल्दी आइएगा, अति ने कहा और अपनी नज़रें झुका ली। जश्न भी मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ और फिर अपना लैपटॉप बैग देखने लगा। उसने बैग उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन फिर वापस अति की तरफ पलटा और उसके करीब आकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरी बीबी, तुम सिर्फ मेरे सामने ही नहीं हो, मुझ पर, इस कमरे पर, इस घर पर तुम्हारा हक सबसे ज़्यादा है। कोई भी तुमसे बदतमीज़ी करे तो उसका जवाब उसी के तरीके में देने से पीछे मत हटना।
हर पल मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, लेकिन कभी ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। कुछ भी करना, बस मुझे छोड़कर जाने की मत सोचना। अति उसकी बात सुनती रही। क्या सच में जश्न उसकी किस्मत में है? क्या सच में जश्न का प्यार अब हमेशा उसे यूं ही मिलेगा? उसे यकीन नहीं हो रहा था। जश्न फिर से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन एक बार फिर पलटा और इस बार उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोला, मन तो बहुत है मीठा खाने का, लेकिन फिर थोड़ा खाकर रुका नहीं जाता, इसलिए अब छोड़ रहा हूँ। उसकी बात सुन अति अपने सांसों काबू करती रह गई और जश्न मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसे जाते देख मनीषा जल्दी से अति के दरवाज़ा बंद करने से पहले ही उनके कमरे में आई और घूरते हुए अति को देखने लगी। अति भी हैरानी और परेशानी से उसे ही देख रही थी। वो लोग उसे पसंद नहीं करते थे, ये बात तो वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी। मनीषा उसे देखते हुए ताली बजाने लगी और ताली बजाते हुए ही उसके पास आई और बोली, मैं तो तुम्हें भोली भाली बच्ची समझती थी, लेकिन तुम तो शातिर खिलाड़ी निकली। अति को उसका इस तरह से बोलना और बर्ताव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने टोका और बोली, प्लीज़ आपको जो भी कहना है जब जश्न जी आ जाएंगे तब कहिएगा, अभी आप प्लीज़ इस कमरे से बाहर जाइए। वाह, सुबह तो तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही थी और अब जश्न से शादी होते ही इतना एटीट्यूड आ गया कि मुझे इस कमरे से बाहर जाने के लिए कह रही हो। भूलो मत, ये घर तुमसे पहले मेरा है। मनीषा चिल्लाते हुए बोली, मैंने कब मना किया कि ये घर आपका नहीं है, लेकिन ये कमरा जश्न जी का है और अब मैं उनकी बीवी हूँ तो ये कमरा मेरा भी हुआ, बस इसलिए आपको यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। देखो देखो कितनी लंबी जुबान चलती है तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता है ऐसे मांग भर देने से तुम जश्न जी की बीवी बन गई? अरे तुम जैसी ना जाने कितनी उनकी ज़िंदगी में आई और चली गई, पर तुम कौन सा शरीफ हो, आज तक ना जाने कितने ही मर्दों के साथ, और अब मेरे सामने जश्न जी की बीवी बनकर सती सावित्री होने का ढोंग कर रही हो। तुम शायद भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें वो एक कोठे से उठा कर लाए हैं जहाँ लड़कियाँ कुछ पैसों के लिए ना जाने कितने ही गंदे काम करती हैं, पर तुमने तो एक ही दिन में इतना बड़ा हाथ मार लिया कि अब पूरी ज़िंदगी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी बातें अति को बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। जब से वो इस घर में आई थी तब से ही उसे मनीषा और रागिनी ने बार बार अपमानित किया था। सुबह ही मनीषा ने उसे इतना कुछ सुनाया था, लेकिन तब जश्न ने उन्हें जवाब दे दिया था, लेकिन अब उसके पास जश्न भी नहीं था। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? अब दो ना जवाब। अरे तुम कहाँ से जवाब दोगी, तुम तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं हो। औकात ही क्या है तुम्हारी मेरे सामने कुछ बोलने की? कुछ भी नहीं हो तुम सिवाय एक वेश्या के, और वेश्या सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती है, किसी की बीवी बनने के लायक नहीं होती। और जब जश्न जी को ये बात समझ आएगी तब वो खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर अति को रोना भी आ रहा था, लेकिन गुस्सा भी। उसे अचानक से जश्न की बात याद आई और उसने मनीषा का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मनीषा उससे उम्र में लगभग 4-5 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी अति किसी तरह खींचते हुए उसे बाहर दरवाजे तक ले आई और फिर खुद दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, आपकी बड़ी उम्र का लिहाज कर लिया आज मैंने, लेकिन आगे से नहीं करूँगी। पहले मैं सोचती थी जश्न जी ने इस कमरे का ताला इस तरह क्यों लगवाया, लेकिन अब समझ आया कि शायद आपकी बदतमीजियों का इलाज ये ताला ही है। आइंदा से कभी मेरे कमरे में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना खींच कर नहीं धक्के मार कर बाहर निकालूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? मनीषा अति को घूरती हुई बोली। अति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई अंदर आने की। कुछ ज़्यादा ही अकड़ नहीं आ गई है तुम में? क्या करूं, शादी जो अकड़ की दुकान से हुई है। अति ने मुस्कुरा कर ही जवाब दिया और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई, लेकिन अंदर आते ही उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। हर कोई उसके चरित्र पर सवाल उठाता था, हर कोई उसे गंदी नज़रों से देखता था और गंदे ताने देता, लेकिन उसका क्या कसूर था? यही कि उसने अपने भाई पर आंख बंद करके विश्वास किया। अपने माँ बाप के जाने के बाद उसे ही अपना सब कुछ समझा, लेकिन फिर भी जब उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया तो झुकने की जगह उसने उन दरिंदों का सामना किया और खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की।
इतनी मार भी खाई, अपनी जान तक देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शायद आज पूरी तरह से उसका अस्तित्व ही मिट जाता अगर जश्न उससे वक्त रहते ना बचाता। वो यूं ही रोते रोते बेड पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ जश्न, जो अपने फ़ोन में अपने ही कमरे की लाइव फुटेज देख रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और साथ ही साथ गुस्सा और दर्द भी था। वहीं दूसरी तरफ रागिनी अपने कमरे में टहलते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। इस वक्त उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। उन्होंने जो भी कहा उसे सुनकर सामने फ़ोन पर वो शख्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने मुझसे जो भी कहा है मैं उसे मान लूँगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता और आइंदा मुझे अपनी बातों में लाने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही मुझे फ़ोन करिएगा। मैं जानती थी मुझे तुमसे यही जवाब मिलेगा, इसलिए कुछ तस्वीरें भेजी है तुम्हें, उन्हें देख लेना और उसके बाद तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। इतना कहकर उन्होंने खुद ही फ़ोन काट दिया। अपने फ़ोन पर रागिनी जी द्वारा भेजी गई तस्वीरें देखकर उस शख्स के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। अचानक से गाना बजा तो फ़ोन रोती हुई अति ने अपनी आंखें खोली और नज़रें जल्दी से इधर उधर दौड़ा दी। उसे लगा शायद जश्न आ गया, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने टेबल पर रखे फ़ोन पर गया जो बज रहा था। उसने जल्दी से जाकर वो फ़ोन उठाया, क्योंकि वो फ़ोन वही था जो जश्न ने उसे दिया था। उसे जश्न को फ़ोन रिसीव करते हुए देखा था, इसलिए उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव कर कान से लगाया। मेरे बारे में ही सोच रही थी ना? जश्न की आवाज़ फ़ोन पर सुनकर अति की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। अगर वो उसके साथ होता तो उसे संभाल भी लेता और सबके मुंह भी बंद कर देता, इसलिए उसकी कमी उससे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। बोलोगी तो आवाज़ से जान जाऊंगा कि रो रही हो, लेकिन यूँ चुप रहोगी तो भी पता तो चल ही जाएगा, जश्न ने दोबारा कहा। उसकी बात सुनकर अब अति से चुप नहीं रहा गया और वो रोते हुए ही बोली, आप कब आओगे? जितना वक्त तुम्हें अपने आंसू साफ कर अपना हुलिया ठीक करने में लगेगा। जश्न ने कहा तो अति खुश भी हुई और हैरान भी। वो घर आ रहा है ये जानकर वो खुश थी और इतनी जल्दी आ रहा है ये जानकर हैरान। वो बिना फ़ोन काटे ही जल्दी से आईने की तरफ गई और अपनी आंखों में से आंसू साफ कर अपने चेहरे को ठीक करने लगी। उसने फ़ोन पर उसकी हरकत देख रहा जश्न मुस्कुरा रहा था। उसकी गाड़ी वापस शेखावत मेंशन में आई तो वो जल्दी से अपने कमरे में आया। आईने के सामने खड़ी अति अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर पाउडर बना रही थी। अचानक ही उसकी नज़र सामने रखे आई मास्क पर गई, जिसे लगाकर जश्न ने पहले दिन उसके सारे जख्मों पर दवा लगाई थी। उसने ऐसे ही वो मास्क उठाया और एकदम जश्न की एक्टिंग करते हुए बोली, अपने कपड़े उतारो। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? अपने कपड़े उतारो। और यूं ही एटीट्यूड के साथ बोलते बोलते उसने वो आई मास्क अपनी आंखों पर लगा लिया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने मास्क के आर पार सब कुछ साफ देखा। तो वो भले ही ब्लैक कलर का था, लेकिन उसमें दिखाई सब कुछ साफ साफ दे रहा था। दरवाजे पर खड़ा जश्न अब तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसका एक्सप्रेशन देखकर उसे ज़ोर से हंसी आ गई। अति ने घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए बोली, कितने बुरे हैं आप और कितने झूठे भी। आपने ये पट्टी लगाकर कुछ भी ना देखने का ढोंग किया, लेकिन आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत गंदे हैं आप। जश्न ने अपने सीने पर चलते उसके हाथों को पकड़ा और फिर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ बेबी डॉल, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। उसकी बात सुन अति सहम गई। उसने बेचारगी से जश्न को देखा और बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है मैं आपसे कितनी छोटी हूँ। कहाँ आप, कहाँ मैं? ऐसा कैसे कर सकता हूँ का क्या मतलब? और तुम्हें देखने से उम्र का क्या लेना देना? मतलब आप मेरे साथ वो कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत छोटी हूँ। वो मतलब जो आपने सुबह कहा था। और कहते वक्त उसके चेहरे पर नर्वसनेस भी थी और एक हल्की सी मुस्कान भी थी जो उसके गालों को गुलाबी कर रही थी। सुबह का तो मुझे याद नहीं बेबी डॉल, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें देखने का कहा है और मुझे नहीं लगता तुम्हें देखने में कुछ गलत बात है, जश्न ने अनजान बनते हुए कहा।
आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना? अब मेरे देखने में भी तुम्हें परेशानी होने लगी। बताओ, अब एक पति अपनी पत्नी को ना देखे तो और किसको देखे? जश्न ने मुस्कुराकर कहा। तो अति ने एक बार फिर से पलटकर उसकी तरफ देखा। अति की नज़रें जश्न खुद पर पाकर बोला, पर अभी नहीं, अभी तो बहुत वक्त है हमारे पास। अभी फ़िलहाल तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, जश्न ने आगे कहा। तो अति ने राहत की सांस ली। जश्न ने अलमारी में से अति के लिए साड़ी निकाली और उसे पहनकर तैयार होने के लिए कहा। लेकिन अति हैरानी और परेशानी से कभी साड़ी को देखती तो कभी जश्न को। साड़ी पहनना ज़रूरी है क्या? अति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। ना पहनने की वजह बताओ, फिर डिसाइड करूँगा ज़रूरी है या नहीं, उसने उसके चेहरे को देखते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुन अति सिवाय अपना सर पीटने के और कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। तो बस फिर हो गया डिसाइड। अति ने राहत की सांस ली, लेकिन जश्न की आगे की बातें सुनकर उसने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अब तो तुम ये साड़ी ज़रूर पहनोगी, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं आता, फिक्र मत करो, धीरे धीरे मैं सब सिखा दूंगा, जश्न ने एक कातिलाना मुस्कुराहट के साथ कहा। तो अति ने उसे घूरते हुए लेकिन हल्का सा मुस्कुरा कर देखा। वो अति के करीब हुआ तो अति खुद में ही सिमटने लगी। वो जल्दी से बोली, आप रुकिए, मैं बाथरूम में जाकर कोशिश करती हूँ, शायद बच जाए। जिस काम की कोई गारंटी ही नहीं उसे करना भी क्यों? वैसे भी मैं समय बर्बाद नहीं करता। अब तो तुम्हें ये साड़ी मैं ही पहनाऊंगा, जश्न ने कहा और उसे एक झटके में पलट दिया। आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी अपने आप पहन लूँगी ये साड़ी, अति ने मुश्किल से कहा। हमारे पास वक्त की कमी बिल्कुल नहीं है, पूरे आराम से पहनाऊंगा अब तो तुम्हें मैं ये साड़ी। अभी तो आपने कहा आप वक्त बर्बाद नहीं करते, अति ने कहा और अगले ही पल जश्न ने एक बार फिर उसे पलट दिया और बोला, तुम्हारे लिए तो खुद को बर्बाद कर दूँ, वक्त क्या चीज़ है। उसने पेटीकोट बांधकर साड़ी पहनानी शुरू कर दी। उसकी उंगली तक अति की बॉडी से टच नहीं हुई और ना ही नजरें चेहरे के अलावा कहीं और पड़ी। साड़ी का प्लेट सही करके जश्न उठा और उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझे तुम्हारे तन से पहले तुम्हारे मन पर अपना हक पाना है। जिस दिन तुम खुद को हर हालत में मेरे सामने सहज महसूस करो, मुझे बस उस दिन का इंतज़ार रहेगा। अति उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखें नम हो रही थी। सुबह से मनीषा की बातें उसका दिमाग खराब कर रही थी। उसका ये कहना कि जश्न की ज़िंदगी में कई लड़कियां आई और कई गई और उसके साथ भी अब यही होगा, उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा था। लेकिन अब उसे सुकून सा मिल गया था। जश्न की करीबी हमेशा उसे शांत कर देती थी। उसका प्यार उसे उसकी आंखों में दिखाई देता था, जिसे देखने के बाद किसी और की बातें मायने ही नहीं रखती थी। साड़ी बज चुकी थी। जश्न उससे थोड़ा अलग हुआ और उसे देखने लगा। अति जश्न के मुकाबले बहुत पतली थी, लेकिन साड़ी से उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। आईने में अति ने खुद को देखा। उसके चेहरे के बेशकीमती मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल आईने में से उसकी नज़र पीछे दीवार पर लगी तस्वीरों पर गई, जिसमें उस लड़की ने भी साड़ी पहन रखी थी। उसे देखते ही उसकी सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका दिल बैठने लगा। वो जश्न की तरफ पलटकर उसे गौर से देखने लगी। जश्न मुस्कुराकर उसे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो उसके करीब हुआ और बोला, क्या हुआ? आपने साड़ी बांधना कहाँ से सीखा? अति के सवाल पर वो थोड़ा हैरान हुआ। ये छोड़ो बेबी डाल, अब जवाब ये है कि तुम्हें साड़ी अब से मैं ही पहनाऊंगा। क्या उन्हें भी आप ऐसे ही प्यार से साड़ी पहनाते थे? अति ने उन तस्वीरों की तरफ देखते हुए कहा। उसके दिल में हुक सी उठ रही थी। मैं इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, और मैंने किसके साथ कब क्या किया है इसमें ना ही तुम्हें कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, ना ही ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जश्न ने हल्के गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर अति की आंखों में नमी आ गई और वो बोली, फिर तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कल को आपकी जगह कोई और मुझे यूँ साड़ी पहनाए। उसका ये कहना और जश्न एक बार फिर से गुस्से से कांपने लगा। जश्न ने अति को दीवार के साथ लगा रखा था और बेहद गुस्से से उसे घूर रहा था। तुम्हारे करीब आना तो दूर, तुम्हें यूँ देखने का हक भी किसी और को नहीं,
और अगर मेरी जगह किसी और ने तुम्हें यूं छुआ भी तो वो उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। जश्न ने गुस्से से कांपते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अति नम आंखों से हल्की सी मुस्कुराई और बोली, आपने मुझ पर तो अपना हक जता दिया, लेकिन क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपके बारे में कुछ जान सकूं? कौन है ये जो तस्वीरों में आपके साथ हैं? क्या आप उन्हें भी ऐसे ही प्यार करते थे? और क्या आज भी आप उन्हें चाहते हैं? जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं, क्या कभी इस पर उनका भी हक रहा है? जैसे जैसे अति बोल रही थी, जश्न के चेहरे की नसें उभरती जा रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अति अभी आगे कुछ भी बोलने को हुई, लेकिन बीच में ही उसे रोकते हुए जश्न ने उसकी बोलती बंद कर दी। इस बार प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा था जो अति भी महसूस कर रही थी। 2-3 मिनट बाद जश्न उससे अलग हुआ और एक बार फिर उसे नाराज़गी से देखने लगा। अति भी उसे गुस्से और नाराज़गी से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यूं ही गुस्से में देखते हुए जश्न कमरे से बाहर चला गया और जाते जाते दरवाज़ा बंद कर गया। उसके इस रवैये से अति को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसका दिल अभी अभी खुशियों से झूम रहा था कि एक बार फिर से टूट गया था। वो यूं ही दीवार से लगे हुए नीचे ज़मीन पर बैठ गई और फफक कर रो पड़े। कोई प्यार नहीं करते आप मुझसे? अगर करते तो यूं दर्द नहीं देते। इस कमरे में लगी हर तस्वीर में आपकी और इस लड़की दोनों की मुस्कुराहट ही बता रही है कि आप इनके साथ कितने खुश थे और ये आपके साथ। और इस खुशी का कारण मुझे तो सिर्फ प्यार ही लग रहा है जो आप दोनों के बीच था और जो शायद हमारे बीच कभी नहीं हो सकता। उसने रोते हुए उन तस्वीरों को देखकर कहा। जश्न कमरे से बाहर निकला तो घर से बाहर आने से पहले उसकी टक्कर मनीषा से हो गई। जश्न जी, आप इस वक्त यहाँ? उसने पहले जश्न को और फिर जश्न के कमरे की तरफ देखते हुए कहा। जो बंदा रात को भी घर नहीं आता था, अब दिन में भी घर के चक्कर काट रहा था। इस पर वो हैरान और परेशान दोनों थी। आगे कुछ कहती उससे पहले ही एक जोरदार तमाचा जश्न उसके गाल पर जड़ दिया। मनीषा को तो समझ ही नहीं आई आखिर अब उसने क्या गलती की, लेकिन अगले ही पल उसे सब समझ आ गया जब जश्न ने कहा, आज के बाद मेरे कमरे में जाने की और मेरी बीवी को कुछ कहने की हिम्मत मत कर देना। वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि मनीषा की चीख भी निकल गई और वो जाकर फर्श पर गिर गई। उसके गाल पर जश्न की 5 उंगलियां किसी मोहर की तरह छप चुकी थीं। वो यूं ही जश्न को देखती रह गई और जश्न घर से बाहर चला गया। ऊपर से ये सब रागिनी जी देख रही थी और उनका चेहरा भी परेशानियों से भरा हुआ था। शांत समुद्र में एक बार फिर से लहरों ने उफान लाना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि ये लहरें तूफान लेकर आएं, इन्हें हमेशा के लिए शांत करना होगा और इन्हें शांत सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। उन्होंने मन ही मन कहा। दोपहर से शाम हो चुकी थी और जश्न अभी तक वापस नहीं आया था। अति औंधे मुँह बिस्तर पर लेटी थी। आंखों से गिर रहे आंसू तकिए से कई सवाल करते और फिर जवाबों की तरह उन्हीं में समा जाते। उसकी आंखों के आगे उसके और जश्न के साथ में बिताए हुए लम्हे चल रहे थे। उसका उस कालिंदी की कोठे से बचा कर लाना, फिर बच्चों की तरह उसका ध्यान रखना, कुछ भी कहने या करने से पहले कुछ भी सोचना समझना नहीं, मनीषा और रागिनी के सामने उसका साथ देना, उसके साथ बढ़ती करीबी और वो पल जिनमें उसे कुछ अलग से ही एहसास दिए थे। अब उसे सब झूठा लग रहा था। जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह ज़बरदस्ती कर गुस्सा जताकर उसका चला जाना अति को और भी ज़्यादा दुख दे रहा था। एक तरफ उसका दिल जश्न के लिए तड़प रहा था और दूसरी तरफ उसे गुस्सा भी आ रहा था। वहाँ जश्न एक अंधेरे से भरे कमरे में था और उसके हाथ में भी एक सिगरेट जिसमें से उड़ता धुआं बता रहा था कि उसका मन भी उस सिगरेट की तरह ही सुलग रहा है। बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि शायद तुम्हारे बिना जी भी ना पाऊँ। उसके कानों में उसकी अपनी ही आवाज़ गूंज रही थी और उसके तुरंत बाद ही एक लड़की की हंसी गूंजने लगी। उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द उतर आया और उसने वो जलती हुई सिगरेट अपने ही हाथों में मसल दी। एक गहरी सांस लेकर वो उस कमरे से बाहर आया। ये शायद उसका फार्म हाउस था। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी उसके सामने लेकर आया। जश्न गाड़ी में बैठ गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। अति से मिलने से पहले जश्न अपना ज़्यादातर समय यहीं बिताता था और यहाँ से सीधा कोठे पर जाता था।
इसलिए वो ड्राइवर अभी असमंजस में था कि गाड़ी कोठे के रास्ते लेकर जाए या घर। वो 1 मिनट तो यूं ही इंतज़ार करता रहा। उसके बाद उसने हिम्मत कर पूछ लिया, सर वो एरिया की तरफ जाना है या शेखावत मेंशन? बाहर निकलो, जश्न ने गुस्से से कहा और खुद भी बाहर निकल गया। एक खींचकर थप्पड़ जश्न ने उस ड्राइवर के गाल पर दिया और बोला, आज के बाद नाम मत लेना उस जगह का, बेवकूफ़ इंसान। और उसे दूसरी तरफ धक्का देकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहीं अति कब से जश्न का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शाम से रात भी हो गई पर उसका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। अब उसे मनीषा और रागिनी जी की बातें भी सच लग रही थी। उसके मन में रह रहकर एक ही सवाल आ रहा था, कहीं जश्न आज फिर से उसी जगह वापस तो नहीं चला गया, कहीं इस वक्त वो किसी और के साथ तो नहीं होगा। और साथ ही सामने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर उसके मन में एक टीस सी उठ जाती। हार कर उसने अपने कमरे की लाइट बंद की और वापस बिस्तर पर आकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बेशक से बंद हो गई थी, लेकिन आंसू बंद नहीं हुए थे। रोते रोते अति सो चुकी थी। उसके सोने के बाद जश्न कमरे में आया। उसने लाइट्स ऑन नहीं की, बस नाइट बल्ब की रोशनी में ही दरवाज़ा बंद कर बेड तक आया। उस लाल रंग की रोशनी में अति का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसके गाले पर छपे आंसुओं के निशान भी। जश्न ने तकिए को हाथ लगाया तो वो भी उसके आंसुओं से पूरा गीला था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन जिन बातों का जिक्र तुम्हें और मुझे दोनों को तकलीफ़ दे वो मेरे होठों पर ना ही आए तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता मैं उन सब पलों को एक बार फिर से याद करूँ जिन्हें मैं हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारे उन सवालों का जवाब तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिलेगा, उसने अति की तरफ देखते हुए कहा और फिर खड़े होकर अपने कपड़े निकालने शुरू किए। उसकी वो सेक्सी बॉडी पर पड़ती लाल रंग की रोशनी उसे और भी ज़्यादा सेक्सी बना रही थी। उसने अति को पूरी तरह से अपनी बाहों में भरा और फिर दोनों को कंबल से ढक लिया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, इसलिए वो यूं ही अति को निहारता रहा और जब बेकरारी ज़्यादा बढ़ जाती तो उसे कभी गालों पर तो कभी गर्दन पर चूम लेता। अति नींद में कसमसा रही थी, लेकिन जश्न उसे अपनी बाहों में और भी ज़्यादा कस लेता तो वो शांत हो जाती। रात को देर से सोने पर जश्न उस वक्त गहरी नींद में था जब अति की आंख खुली। खुद को जश्न की बाहों में पाकर पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब उसे कल की सारी बातें याद आई तो उसकी आंखें नम हो गई। जश्न का उसे यूं छोड़कर चले जाना उसे अभी तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, लेकिन अभी भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे अलग हो जाए। वो यूं ही उसके सीने से लगे लेटी रही और उसे देखती रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस बात पर यकीन करूं और किस बात पर नहीं। आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, इस शादी को मानते हैं, खुद पर मुझे अपना हक भी सौंपते हैं, लेकिन जब मैंने एक सवाल किया तो आपने उसका जवाब भी नहीं दिया और मुझे यूं अकेला छोड़कर चले गए। आपके बारे में जो सुना है उस पर यकीन करने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन जब आप मुझसे दूर चले गए थे तो बस एक यही डर था कि कहीं आप उस जगह पर तो नहीं गए होंगे। मैं नहीं जानती ये कैसे एहसास है, क्योंकि मैं इन्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ, पर इतना ज़रूर समझने लगी हूँ कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। आपके पास होने से मुझे अच्छा महसूस होता है और आपकी नाराज़गी और गुस्सा दोनों ही मुझे बहुत परेशान करते हैं, पर आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि क्या सच में आपको मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है या नहीं, और अगर सच में ऐसा हुआ कि आपको मेरे नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो सिर्फ नाराज़गी नहीं, मैं आपसे दूर भी हो जाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ, बिल्कुल भी नहीं, उसने रोकर कहा और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ही जश्न पर अपनी बाहें कस दी, जैसे कोई बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने के दूर जाने के डर से उसे कसकर पकड़ लेता है। जश्न ने जब अपनी आंखें खोली तो अति उसकी बाहों में ही थी, क्योंकि वो खुद को उससे दूर कर ही नहीं पा रही थी। गुड मॉर्निंग माय बेबी डॉल, जश्न ने कहा और उसके माथे को चूम लिया। वो बच्चों की तरह उसकी बाहों में समाई हुई थी। जश्न उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब अति ने अपनी लाल आंखें खोली तो उसकी मुस्कुराहट चली गई। उसने उसके गाल पर हाथ रखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन अति उससे अलग हुई और करवट लेकर लेट गई। नाराज़ हो मेरी बेबी डॉल, जश्न ने कहा और सरक कर उसके करीब आया।
उसने एक बार फिर अपनी बाहें पीछे से उसके पेट पर लपेट दी और अपना मुंह उसके कंधे के पास ले आया। वो उसके गाल से गाल रगड़ने लगा और बोला, सॉरी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन गुस्सा था मैं, प्लीज़ मान जाओ। अति ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ अपने पेट से हटा दिया। बेबी डॉल प्लीज़ मेरी तरफ देखो, जश्न ने कहा, लेकिन अति ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। शादी की पहली सुबह और बीबी नाराज़ हो तो अच्छा नहीं लगता, देखो ना मेरी तरफ प्लीज़। उसकी बात सुनकर भी अति चुप रही। छोड़ दो ना गुस्सा, वरना इस बार ज़बरदस्ती की जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि मुझे मनाने का और कोई तरीका नहीं आता। जश्न बोला तो अति इस बार उसकी तरफ पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे जो जश्न को बहुत ज़्यादा बुरा फील करवा रहे थे। वो उसके आंसू साफ करने लगा, लेकिन अति ने उसके हाथ को रोका और बोली, क्या आप उन्हें भी यूं ही ज़बरदस्ती मनाते थे? क्या उनका नाराज़ होना भी आपको यूं ही बुरा लगता था? क्या उनकी नाराज़गी से आपको फ़र्क पड़ता था? क्या आप उनसे भी इतना ही प्यार करते थे? और अगर हाँ, तो फिर मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि प्यार तो सिर्फ एक ही बार होता है ना। उसके सवाल सुनकर जश्न का चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया। तुम क्यों हमारे बीच किसी और की बातें ला रही हो? मेरा किसी के साथ क्या रिश्ता था क्या नहीं, ये तुम्हें क्यों जानना है? जश्न हल्के गुस्से और नाराज़गी से बोला। अति के आंसू और ज़्यादा तेज हो गए, लेकिन फिर भी वो सामने लगी तस्वीरों को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मुझे लगता है बीच में शायद मैं आ गई हूँ। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि ये कौन है और इनका आपके साथ क्या रिश्ता है और अब ये कहाँ पर हैं, तब तक मैं आपके साथ अपने रिश्ते के बारे में कैसे सोच लूँ। और ठीक है, आप मुझे इस बात का जवाब मत दीजिए, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि क्या अगर मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और होता तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता? अगर मेरा पति कोई और होता, मैं किसी और की पत्नी होती, मेरी शादी किसी और से हुई होती। अति कह ही रही थी कि जश्न गुस्से में उसे देखते हुए कांप रहा था और अचानक से उसने अति पर हाथ उठा दिया। थप्पड़ ज़्यादा ज़ोर से नहीं था, लेकिन अति के लिए वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चोट थी। अभी तो उसने प्यार के एहसासों को सही से जाना भी नहीं था और जश्न का दिया ये थप्पड़ उन सारे एहसासों पर चोट दे गया। जश्न के थप्पड़ से अति की आंसू और भी ज़्यादा तेज़ हो गए। इतना प्यार देने के बाद जब कोई आपको यूं दर्द दे दे तो सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अति इस वक्त उसी दर्द से गुजर रही थी। वो रोते हुए जश्न को ही देख रही थी कि जश्न ने एकदम से उसे पकड़ा और बेड पर लिटा दिया और फिर खुद पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया। आज तो कह दिया, लेकिन आज के बाद तुम्हारी ज़बान पर तो दूर, तुम्हारे दिमाग में भी ये बात आई कि तुम किसी और की हो सकती हो तो अच्छा नहीं होगा। प्यार करने लगा हूँ तुमसे और जानता हूँ कि तुम भी चाहने लगी हो मुझे। शादी भी हो चुकी है हमारी और अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। कहते वक्त जश्न का चेहरा गुस्से से थमथमा रहा था, उसका जुनून उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। अति के आंसू अभी भी बह रहे थे। इन तस्वीरों में कौन है कौन नहीं ये जानना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर होता तो तुम्हें ज़रूर बताता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इन तस्वीरों में चाहे जो भी हो, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो। उसने अब थोड़ा प्यार से कहा और अति के गालों से अपने गाल रगड़ते हुए उसके आंसू साफ किए। अति ने अपना चेहरा फेरना चाहा, लेकिन जश्न ने उसकी नाक पर अपना नाक रख दिया। माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जानता हूँ जो गलती मैंने किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर जो दर्द तुम्हें दिया है कोशिश करूँगा अपने प्यार से उसे कम कर सकूँ। ना ही अब मुझे आपके कोई जवाब चाहिए और ना ही आपका प्यार, अति ने कहा और अपना चेहरा फेर लिया। उसके इस गुस्से पर और भी जश्न मुस्कुराया और बोला, मैं तो चाहिए हूँ ना, कुछ भी नहीं चाहिए। अति ने चेहरा फेरे ही जवाब दिया। उसके गुस्से से हुई लाल नाक एक बार फिर से जश्न को पागल कर रही थी। उसने उसकी नाक को चूमा और बोला, आज शादी के बाद हमारा पहला दिन है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गुस्से से नहीं शर्म से लाल होना चाहिए? ये नाक की जगह तुम्हारे गाल लाल होने चाहिए। दूर होइए मुझसे। अति ने उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जश्न को इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा। क्या करेंगे आप मुझे मनाने के लिए? अति ने सवाल किया। बहुत सारा प्यार, जश्न ने जवाब दिया और अति के गालों को चूम लिया।
एक पल के लिए अति की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद पर काबू किया। जश्न उसके पूरे चेहरे को चूम रहा था, कभी उसके माथे को चूमता, तो कभी उसके गालों को, तो कभी उसके लबों को। अति को गुदगुदी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जश्न ने फिर से उसके चेहरे को देखा, जिसमें अभी भी बहुत सारा गुस्सा झलक रहा था। उसने उसके होठों को हल्के से चूमा और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद पर काबू रख सकती हो? चाहूँ तो कभी भी तुम्हारा ये संयम तोड़ सकता हूँ, मजबूर कर सकता हूँ तुम्हें खुद को प्यार करने के लिए। लेकिन मेरी बेबी डॉल, वो फिर प्यार नहीं, सिर्फ हवस होगी। और तुम्हारा ये अकड़ की दुकान तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे जिस्म को नहीं। जैसे ही जश्न ने कहा, अति ने आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखा। गुस्सा एक तरफ, लेकिन वो हैरान इस बात से थी कि जिस बात का जिक्र उसके आसपास भी नहीं हुआ, वो उस बात को कैसे जानता है। जश्न ने उसे यूं देख हल्की सी आंख मारी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, लेट्स हैव अ शावर टुगेदर बेबी डॉल। अति ने उसकी गोद से छूटना ले चाहा, लेकिन कहाँ वो पहाड़ और कहाँ वो खुद एक चूहिया, बस हाथ पैर मार कर रह गई। जश्न उसे बाथरूम में ले आया। अति ने आज खुद पर बहुत कंट्रोल किया हुआ था। कुछ तो था अति के दिमाग में। वो बस जश्न को देख रही थी, ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। बस जश्न जो करना चाहता था उसे वो करने दे रही थी, लेकिन अति के गुस्से का पारा आज उससे भी ज़्यादा था। जश्न ने उसे नहलाया और उसे बाहर ले आया। उसने अति के लिए और खुद के लिए कपड़े निकाले और आज फिर उसने जानबूझकर अति के लिए साड़ी निकाली, लेकिन अति ने जल्दी से वो साड़ी उठाकर वापस अलमारी में रख दी और एक जंपसूट निकाल लिया। जश्न ने उसके लिए हर तरह के कपड़े मंगवाए थे। उसने वो जंपसूट पहना और आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। आखिर अति के दिमाग में क्या चल रहा है? वो इतनी चुप क्यों है? क्या अति जश्न के प्यार केयर के साथ साथ उसके गुस्से को भी समझ पाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।